बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आर्थिक विकास की समझ विषय का दूसरा अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, कोष्ठक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले क्या देख लेते हैं यहाँ पर, सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि, और यहाँ पर आपको लिखना है ये रिक्त स्थान है आपके लिए, और यहाँ से विकल्प आपको चुनना है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर में आप देख सकते हैं नहीं हुई है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ख प्रश्न है यहाँ पर आपका, और ये आपके लिए रिक्त स्थान छोड़ रखा है। क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तो यहाँ से आपको विकल्प छानना है। तो आप लिखेंगे तृतीयक, आपका उत्तर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोष्ठक में क्या लिखेंगे, तृतीयक। इसके बाद बच्चों अगला है यहाँ पर गए वाला, और इसमें यहाँ पर आपके लिए रिक्त स्थान छोड़ रखा है। आगे लिखा है क्षेत्रक के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्रदान होती है, और विकल्प ये हैं आपके संगठित या असंगठित। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में, आप लिखेंगे संगठित। ठीक है। इसके बाद बच्चों घ है भारत में, और यहाँ पर रिक्त स्थान है संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके लिए विकल्प दिए हुए हैं बड़ी या छोटी। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में, लिखेंगे आप यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में काम कर रहे हैं। आई बात समझ में। और गें वाला है बच्चों कपास एक, और फिर रिक्त स्थान है उत्पाद है, और कपड़ा एक, फिर यहाँ पर भी आपको लिखना है उत्पाद है। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में, ये आपके विकल्प हैं यहाँ पर दिए हुए। तो इसी प्रकार से आप इन्हें लिख सकते हैं। पहले वाले में लिखेंगे प्राकृतिक, और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे विनिर्मित। ठीक है, और आपका उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में। इसके बाद बच्चों च है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं, और यहाँ पर आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे, ये विकल्प हैं आपके स्वतंत्र परस्पर निर्भर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे परस्पर निर्भर। ठीक है, ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न हो जाएगा बच्चों। इसके बाद देख लेते हैं, आइए दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, सही उत्तर का चयन करें। और इसका पहला पार्ट है ए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित हैं, और ये विकल्प है आपके। यहाँ से आपको छांटना है एक विकल्प, रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, और उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में, आप उत्तर में लिखेंगे गए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है, उद्यमों के स्वामित्व। आई बात समझ में। यहाँ पर क्या लिखेंगे उद्यमों के स्वामित्व। और इसके बाद बच्चों दूसरे प्रश्न का ब है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। इसके बाद बच्चों ब है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है, और इसके चार ऑप्शन हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और सूचना प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर जहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है आप क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तर में देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे प्राथमिक, यानी कि क वाला आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे प्राथमिक। इसके बाद बच्चों फिर से आता है, और किसी विशेष वर्ष में उत्पादित, यहाँ पर आपको लिखना है कि मूल्य के कुल योगफल को स-घ-उ कहते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। आप ध्यान दें स-घ-उ का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे आप अंग्रेजी में जीडीपी कहते हैं। और इसके जो है चार विकल्प ये हैं, आपको इनमें से एक चुनना है, सभी वस्तुओं और सेवाओं, ख सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, ग है सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, और ग है सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा बच्चों घ वाला, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिख रहा है ख वाला ऑप्शन यहाँ पर लिखेंगे आप। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों द वाला है सकल घरेलू उत्पाद के मदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी, और यहाँ पर आपको लिखना है कितने प्रतिशत थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है चार विकल्प हैं आपके लिए,
उत्तर में आप लिख सकते हैं ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लिख सकते हैं 50 से 60% थी। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न और यहाँ पर कहा है निम्नलिखित का मेल कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि क्षेत्र की समस्याएं, कुछ संभावित उपाय। आप इन्हें मिलान करेंगे। यहाँ पर नंबर 1 असिंचित भूमि, और दूसरा है फसलों का कम मूल्य, तीसरा है कर्ज भार, चौथा है मंदी काल में रोजगार का अभाव, और पांचवा है कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था। उपायों में लिखे हैं अ है कृषि आधारित मिलों की स्थापना, ब है सहकारी विपणन समितियाँ, स है सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली, द है सरकार द्वारा नहरों का निर्माण, और यह है कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। तो आप इनका मेल करेंगे बच्चों, किस प्रकार से करेंगे आइए देख लेते हैं। जो पहला है आपका, पहले के साथ आप मिलाएंगे द, दूसरे के साथ स, और तीसरे के साथ यह, चौथे के साथ ए वाला, और पांचवें के साथ ब वाला, और आपका उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर चौथा प्रश्न आता है आपका, विषम की पहचान करें और बताइए क्यों। आई बात समझ में? पहले आपको विषम की पहचान करनी है और फिर बताना है कि ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क है पर्यटन निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुमार। इनमें से आपको पहचानना है कि विषम कौन है। और ख है शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता, वकील। और फिर ग वाला है डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल। और उसके बाद है घ वाला MTNL, भारतीय रेल, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, और ऑल इंडिया रेडियो। तो इसमें से आपको बताना है कि विषम कौन सा है, उसकी पहचान करनी है, और साथ में ये भी बताना है कि क्यों है। उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, क वाले का लिखेंगे पर्यटन निर्देशक विषम है क्योंकि धोबी, दर्जी, कुमार आर्थिक गतिविधियों में लगे हैं जिससे उन्हें धन प्राप्त हो रहा है, जबकि पर्यटन निर्देशक अनार्थिक क्रिया कर रहा है। आई बात समझ में? फिर ख वाले का देखते हैं, ख वाले में क्या लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सब्जी विक्रेता विषम है क्योंकि बाकी तीनों तृतीय क्षेत्र में लगे हैं जबकि सब्जी विक्रेता तृतीय क्षेत्र में नहीं आता। इसके बाद ग वाला है बच्चों मोची विषम है क्योंकि डाकिया, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं जबकि मोची निजी क्षेत्र में। इसके बाद बच्चों घ वाला है जेट एयरवेज विषम है क्योंकि यह निजी उद्यम है जबकि बाकी सब सरकारी उपक्रम हैं। तो इस प्रकार से आप अपने इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर बात करते हैं, आता है आपका पांचवा प्रश्न और यहाँ पर पूछा है शोध छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों से मिलकर निम्न आंकड़े जुटाए। और आपकी पाठ्य पुस्तक में भी बच्चों आपको इस प्रकार की एक टेबल देखने को मिलेगी, आप उसे अच्छी प्रकार से देखें। सबसे पहले ऊपर लिखा कार्यस्थान, दूसरा है रोजगार की प्रकृति, तीसरा है श्रमिकों का प्रतिशत, फिर है औपचारिक अधिकार पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लिनिक। इसके बाद है सड़कों पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, फिर है नीचे छोटी कार्यशालाओं में काम करते लोग जो प्रायः सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं हैं। और इधर आप देख सकते हैं रोजगार की प्रकृति में संगठित और श्रमिकों का प्रतिशत में 15-15-20। ठीक है, आप इस प्रकार से एक टेबल देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में। इसके बाद बच्चों यहाँ पर लिखा है तालिका को पूरा कीजिए, इस शहर में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की प्रतिशतता क्या है। तो उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे, आप उत्तर के लिए भी एक टेबल सी बना लें बच्चों। और सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कार्यस्थान, फिर लिखेंगे रोजगार की प्रकृति, फिर लिखेंगे श्रमिकों का प्रतिशत। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से लिखना शुरू कर दें टेबल के अंदर बच्चों, और फिर इस प्रकार से लिखना शुरू कर दें बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में, यहाँ पर लिखेंगे संगठित, यहाँ पर लिखेंगे 15। ठीक है, इसके बाद फिर लिखेंगे औपचारिक अधिकार पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लिनिक, यहाँ पर भी लिखेंगे संगठित और यहाँ पर लिखेंगे 15। इसके बाद फिर लिखेंगे सड़कों पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, और यहाँ पर लिखेंगे असंगठित और यहाँ पर लिखेंगे 20। आई बात समझ में? फिर लिखेंगे छोटी कार्यशालाएँ जो प्रायः सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे असंगठित और यहाँ पर 50। इस प्रकार से आपकी ये टेबल तैयार हो जाएगी बच्चों, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। उत्तर के लिए आप ठीक इसी प्रकार से एक टेबल बनाएं और इसके बाद
फिर लिखेंगे नीचे, इस शहर में असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों की संख्या 70% है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर है छठा प्रश्न बच्चों, और यहाँ पर पूछा है, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए कि कैसे। और यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे, समाज में लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। कोई वस्तुओं का उत्पादन करता है, कोई वस्तुओं को बेचता है या फिर अन्य काम में लगे रहते हैं। इन सब आर्थिक क्रियाओं को तभी समझा जा सकता है जब उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाए। इसलिए विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में बांटकर उन्हें समझने का प्रयास किया गया है। और फिर लिखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में केवल वे क्रियाएं शामिल की गई हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके ही की जा सकती हैं, जैसे कृषि कार्य और पशुपालन आदि। द्वितीय क्षेत्र में, तो द्वितीय क्षेत्र के बारे में लिखेंगे बच्चों। द्वितीय क्षेत्र में वे क्रियाएं शामिल हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के संसाधनों का प्रयोग करके विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाना तथा कपास से कपड़ा तैयार करना आदि। इसके बाद लिखेंगे तृतीय क्षेत्र के बारे में। तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण न करके केवल सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे बैंकिंग, परिवहन तथा संचार सेवाएं आदि। आई बात समझ में? ये महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं क्योंकि अन्य दोनों प्रकार की क्रियाओं का विकास इन्हीं पर निर्भर करता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने छठे प्रश्न का उत्तर। फिर आता है आपका सातवां प्रश्न, इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए, चर्चा करें। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही केंद्रित करना चाहिए क्योंकि ये दोनों रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। यही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य भी रहे हैं। हमने जाना कि तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समय के साथ साथ तीनों क्षेत्रकों के योगदान में वृद्धि हुई है, परंतु सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का रहा है। हम जानते हैं कि रोजगार सभी क्षेत्रों में बढ़ा है, किंतु अभी भी भारत की लगभग 60% जनता प्राथमिक क्षेत्रक में लगी हुई है। यह सारी जानकारी हमें तभी मिल पाई जब हमने उनका सकल घरेलू उत्पाद तथा रोजगार में मूल्यांकन कर लिया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र को सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार से जोड़कर कई लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे गरीबी निवारण, आधुनिक तकनीक का विकास तथा आर्थिक क्षेत्र में विकास की असमानताओं को कम करना आदि। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने सातवें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आता है फिर आपका आठवां प्रश्न, और यहाँ पर पूछा है, जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की लंबी सूची बनाइए। उन्हें आप किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो कर सकते हैं आप बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, डॉक्टर, अध्यापक, अभियंता, इलेक्ट्रीशियन, दुकानदार, धोबी, किसान, विनिर्माण में लगा श्रमिक, बीमा प्रबंधक, सरकारी कर्मचारी, घरेलू नौकर, फैक्ट्री का मालिक, दूध विक्रेता आदि। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं जीविका के काम में लगे हुए लोगों के बारे में। इसके बाद बच्चों सबसे पहले लिखेंगे आप प्राथमिक क्षेत्रक, सब्जी उत्पादक और किसान। ठीक है, इनका वर्गीकरण आप इस प्रकार से कर सकते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में श्रमिक और फैक्ट्री का मालिक। तृतीय क्षेत्रक में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? अध्यापक, डॉक्टर, अभियंता, इलेक्ट्रीशियन, दुकानदार, धोबी, दूध विक्रेता, बीमा प्रबंधक, सरकारी कर्मचारी और घरेलू नौकर। इनको आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र के हिसाब से बांट सकते हैं। इसके बाद बच्चों नौवां प्रश्न है फिर आपका, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जबकि तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं, जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों और ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तथा बाजार में बेचना आदि तृतीय क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं में बैंक, टेलीफोन, बीमा कंपनियों की आवश्यकता होती है।
ये सभी तृतीयक क्षेत्रकों के उदाहरण हैं। इस प्रकार तृतीयक क्षेत्रक सेवाएं प्रदान करता है जिनका उपयोग प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक की क्रियाओं के विकास के लिए किया जाता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने 9वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है आपका 10वां प्रश्न और यहाँ पर पूछा है प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रचंड बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं किंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य होती है। अर्थात यदि उन्हें उनके काम से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत के गांव में कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर ज़रूरत से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं होता। इससे प्रचंड बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है। इसी प्रकार शहरों में प्रचंड बेरोजगारी छोटी दुकानों में तथा छोटे व्यवसायों में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपके इस 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद आगे आता है आपका फिर 11वां प्रश्न और यहाँ पर पूछा है खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे खुली बेरोजगारी और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों वह परिस्थिति जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक होती है किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है। वह सारी श्रम शक्ति को नहीं खपा पाता अर्थात श्रमिक काम करना चाहता है किंतु उसे काम नहीं मिलता। यह बेरोजगारी भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद आगे लिखेंगे आप प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं। जैसे भूमि के टुकड़े पर 8 लोग काम कर रहे हैं किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोगों के काम करने से होता है। ऐसे में 3 अतिरिक्त व्यक्ति जो काम में लगे हैं वह छुपे हुए बेरोजगार हैं क्योंकि उनके काम से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने 11वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका 12वां प्रश्न और इसमें पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर बच्चों? आप उत्तर लिख सकते हैं किसी भी देश के आर्थिक विकास में तृतीयक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सभी विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद का अधिकांश भाग तृतीयक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। हम इस कथन से सहमत नहीं हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि हुई है क्योंकि योजना काल के दौरान वर्ष 1973 से 2003 तक 30 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है किंतु तृतीयक क्षेत्र में उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। इस काल में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 25% थी जबकि तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 50% थी। इसी प्रकार रोजगार के आधार पर तृतीयक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर लगभग 300% रही है जो द्वितीयक व प्राथमिक क्षेत्र से कहीं ज़्यादा है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों साथ ही साथ आप ध्यान दें दंड आरेख दे रखा है ये और आप इसे अपनी पाठ्य पुस्तक से देख के बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार बनाएं और आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों फिर आपके लिए 13वां प्रश्न और इसमें पूछा है भारत में सेवा क्षेत्र 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है। ये लोग कौन हैं? तो आपको उत्तर देना है। यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों भारत में सेवा क्षेत्र में 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं। हम इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं। भारत में ये 2 प्रकार के लोग हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप। नंबर 1 अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिक, दूसरा अकुशल और अशिक्षित श्रमिक। इसके बारे में आगे और लिखेंगे आप। सेवा के क्षेत्र में अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिक इसलिए लगे हैं क्योंकि आधुनिकीकरण के साथ साथ सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण अत्यंत कुशल श्रमिकों की सेवा क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन इत्यादि सेवाओं में लगे हुए हैं। ये अकुशल व अशिक्षित श्रमिक हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने 13वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर बात करते हैं यहाँ पर 14वां प्रश्न है ये। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो आप कारण भी बताएंगे साथ साथ।
उत्तर में आप लिखना शुरू करेंगे बच्चों। असंगठित क्षेत्र एक छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है। इसमें नियमों का अनुपालन नहीं होता है। यहाँ कम वेतन वाले रोजगार हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिक कम वेतन पर काम करते हैं। उनका प्रायः शोषण किया जाता है। उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती। उनकी आय कम होती है और नियमित नहीं होती। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही इसमें कोई लाभ है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने 14वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करें। फिर आता है आपका 15वां प्रश्न और यहाँ पर कहा है अर्थव्यवस्था में गतिविधियाँ रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। आया प्रश्न समझ में? उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। और कौन से वे 2 वर्ग आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 1 संगठित क्षेत्रक, नंबर 2 असंगठित क्षेत्रक। सबसे पहले जान लेते हैं संगठित क्षेत्रक के बारे में। आप लिखेंगे संगठित क्षेत्रक और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। इसे संगठित क्षेत्रक कहते हैं। आई बात समझ में? संगठित क्षेत्रक क्या होता है? इसमें कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान पाते हैं। वे सेवानिवृत्ति पर पेंशन भी प्राप्त करते हैं। ये थी बात संगठित क्षेत्रक के बारे में। बात करते हैं बच्चों नंबर 2 पर असंगठित क्षेत्रक के बारे में। यहाँ पर आप लिख सकते हैं असंगठित क्षेत्रक छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है। ये इकाइयाँ अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। इसमें नियमों और विनियमों का पालन नहीं होता। यहाँ कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं हैं। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण से छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार में भारी अनिश्चितता होती है। श्रमिकों को बिना किसी कारण के काम से हटाया जा सकता है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है तथा कोई लाभ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस 15वें प्रश्न का उत्तर। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 16 और यहाँ पर कहा है संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। तो आप यहाँ पर तुलना करेंगे, किस प्रकार करेंगे चलिए उत्तर में देख लेते हैं बच्चों। उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों में बहुत अंतर पाया जाता है। इन दोनों क्षेत्रकों की तुलना निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। और आप जो है उत्तर के लिए एक ऐसी टेबल यहाँ पर बना सकते हैं बच्चों, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे ऊपर संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक, इसके बारे में जानकारी लिखेंगे। इस सेक्टर में काम एक सिस्टम से होता है और नियमों की सीमा रेखा के अंदर होता है। किसकी बात हो रही है? संगठित क्षेत्रक के बारे में। असंगठित के बारे में बात करते हैं। इस सेक्टर में कोई सिस्टम नहीं होता और ज़्यादातर नियमों का उल्लंघन होता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इस सेक्टर में दिया जाने वाला पारिश्रमिक सरकार के नियमों के अनुसार होता है। और इधर लिखेंगे इस सेक्टर में दिया जाने वाला पारिश्रमिक सरकार द्वारा तय पारिश्रमिक से कम होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, श्रमिकों को नियम के हिसाब से सामाजिक सुरक्षा मिलती है। और असंगठित में लिखेंगे सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। इसके बाद संगठित क्षेत्र में चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, नौकरी सामान्यतः सुरक्षित होती है। और असंगठित में लिखेंगे नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने 16 प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र में तुलना कर सकते हैं। बात करते हैं बच्चों आगे। आता है आपका 17वां प्रश्न और इसमें पूछा है मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। उत्तर में आप लिखेंगे केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। आई बात समझ में? मनरेगा क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। और क्या क्या उद्देश्य हैं बच्चों चलिए देख लेते हैं। नंबर 1, उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट लिखेंगे यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इस अधिनियम में उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने 17वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों।
बात करते हैं फिर 18वां प्रश्न है, अपने क्षेत्र से उदाहरण लेकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना कीजिए। यहाँ पर भी आपको तुलना करनी है। तो उत्तर में लिखेंगे आप सबसे पहले लिखेंगे सार्वजनिक क्षेत्रक और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे वे उद्योग जो सरकारी तंत्र के अधीन होते हैं सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं, जैसे भारतीय रेल, लोहा इस्पात उद्योग, जहाज निर्माण आदि। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण होता है जो लोगों के लिए कल्याणकारी हैं। इनका उद्देश्य निजी हित या लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक लाभ इनका उद्देश्य होता है। इस क्षेत्र में वस्तु एवं सेवाओं की कीमत का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखते चले जाएं। दूसरा लिखेंगे यहाँ पर निजी क्षेत्रक और यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग डालकर लिखें वे उद्योग जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं निजी क्षेत्रक कहलाते हैं। इसमें वे उद्योग आते हैं जो आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे टेलीविज़न, एयर कंडीशनर, फ्रिज आदि बनाने वाले उद्योग। ये गतिविधियां निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। निजी क्षेत्र कल्याणकारी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वह ऐसा कोई काम करता भी है तो उसकी अधिक कीमत लेता है, जैसे निजी विद्यालय सरकारी विद्यालयों से अधिक फीस वसूलते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण बाजारी शक्तियों द्वारा होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने 18वें प्रश्न का उत्तर। फिर यहाँ पर देखते हैं 19वां प्रश्न है, अपने क्षेत्र से एक एक उदाहरण देकर निम्न तालिका को पूरा कीजिए और चर्चा कीजिए। इसी प्रकार की तालिका बच्चों आपको आपकी पाठ्यपुस्तक में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर लिखा है सार्वजनिक क्षेत्रक, यहाँ पर है निजी क्षेत्रक। फिर आप देख सकते हैं सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन और कुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन। तो यहाँ पर जो है आपने इस तालिका को पूरा करना है जहाँ जहाँ आपको खाली दिख रहा है। तो किस प्रकार से करेंगे बच्चों, चलिए उत्तर में देख लेते हैं। आप लिखेंगे उत्तर और उसके बाद एक ऐसी टेबल बना लेंगे, एक तालिका बनाएंगे ऐसी और उसमें लिख देंगे। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन और यहाँ पर लिखेंगे अव्यवस्थित या कुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन। इसके बाद लिखेंगे सार्वजनिक क्षेत्रक और यहाँ पर लिखेंगे एनटीपीसी और यहाँ पर लिखेंगे बीएसएनएल। ठीक है, इसके बाद तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे यहाँ पर निजी क्षेत्रक और यहाँ पर लिखेंगे टाटा पावर और स्वादिष्ट ब्रेड कंपनी। इस प्रकार से आपका 19वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों। आप इस तालिका को अच्छे से देखें और इसी प्रकार से अपना उत्तर लिख सकते हैं। आता है फिर बच्चों 20वां प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है। उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर आप इस प्रकार से लिखें सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के 3 उदाहरण हैं। कौन कौन से, डाकघर, रेलवे तथा बैंक आदि। इन गतिविधियों का संचालन सरकार करती है। इसके कई कारण हैं और क्या कारण है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कारण है बच्चों, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु इन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं क्योंकि इनमें व्यय बहुत अधिक होता है। दूसरा कारण लिखेंगे कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। अगला लिखेंगे तीसरा कारण, अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना भी सरकार की अनिवार्यता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने 20वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है आपका 21वां प्रश्न और यहाँ पर पूछा है व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे, उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ऐसी गतिविधियां जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना सार्वजनिक क्षेत्र का काम है। सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है। सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसे प्राथमिक कार्य भी सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। इस प्रकार किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों 21वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आता है बच्चों फिर आपका 22वां प्रश्न और यहाँ पर पूछा है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है, मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो किस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे बच्चों, चलिए देख लेते हैं।
उत्तर लिखेंगे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है। इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है बच्चों? सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। नंबर 1 लिखेंगे मजदूरी और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को काम करने का समय निश्चित नहीं है, उन्हें 10 से 12 घंटे तक बिना ओवरटाइम के कार्य करना पड़ता है। इन श्रमिकों में प्रायः रोजगार सुरक्षा का अभाव पाया जाता है। गरीबी के कारण ये प्रायः कम मजदूरी दरों पर काम करने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए इन्हें इस संदर्भ में सुरक्षा दी जानी चाहिए। इनके भी काम करने के घंटे तथा मजदूरी निश्चित होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा लिखेंगे सुरक्षा। आई बात समझ में? क्या लिखेंगे? सुरक्षा और हेडिंग डालकर लिखेंगे इस क्षेत्र के श्रमिक प्रायः जोखिम वाले कार्यों में संलग्न होते हैं, जैसे ईंट उद्योग, कोयला की खानों आदि के कार्य करते हैं, अतः इनकी सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों स्वास्थ्य और हेडिंग डालकर लिखेंगे ये श्रमिक गरीब होते हैं, इनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, ये स्वास्थ्य के विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, इन कारणों से इनकी स्थिति अच्छी नहीं होती। इनके स्वास्थ्य के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लिख सकते हैं अपने 22वें प्रश्न का उत्तर, याद भी करें साथ साथ। फिर आता है बच्चों 23वां प्रश्न और इसमें पूछा है अहमदाबाद में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नगर के 15 लाख श्रमिकों में से 11 लाख श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते थे। वर्ष 1997 से 98 में नगर की कुल आय 600 करोड़ थी, इसमें से 320 करोड़ रुपये संगठित क्षेत्र से प्राप्त होती थी। इस आंकड़े को सारणी में प्रदर्शित कीजिए। नगर में और अधिक रोजगार सृजन के लिए किन तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए? ठीक है। आया प्रश्न समझ में आपके? उत्तर में आप क्या लिखेंगे? उत्तर आप ठीक इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। उत्तर लिखेंगे 1997 से 98 में अहमदाबाद नगर के आंकड़े। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद आप एक टेबल सी बना लेंगे जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है। और इसके बाद बच्चों सबसे ऊपर यहाँ पर लिखेंगे आप संगठित क्षेत्र, यहाँ पर लिखेंगे असंगठित क्षेत्र, फिर यहाँ पर लिखेंगे कुल, और फिर इधर लिखेंगे श्रमिकों की संख्या, आय करोड़ रुपयों में। ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे आप 4 लाख, और यहाँ पर लिखेंगे 11 लाख, और यहाँ पर 15 लाख। ठीक है। उसके बाद आय में लिखेंगे 320 करोड़, 280 करोड़, और यहाँ पर 600 करोड़। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न के उत्तर के लिए एक टेबल सी अच्छी सी बना लें। और उसके बाद बच्चों आगे लिखेंगे आप इन आंकड़ों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि संगठित क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र की तुलना में कम श्रमिक लगे हैं, किंतु उनकी आय असंगठित क्षेत्र से ज़्यादा है। इसका यह अर्थ हुआ कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को बहुत कम वेतन मिलता है। नगर में अधिक रोजगार के सृजन के लिए इन तरीकों पर विचार किया जा सकता है। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं बच्चों? नंबर 1 लिखेंगे शिक्षा के स्वरूप को बदलना होगा। शिक्षा तकनीकी और व्यावसायिक हो ताकि अधिक से अधिक लोग काम में लगें। दूसरा लिख सकते हैं बच्चों लोगों को स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए उचित वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त करानी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने इस 23वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता आपका 24वां प्रश्न। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित तालिका में तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी रुपये करोड़ों में दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में देखने को मिलेगी बच्चों एक टेबल सी ऐसी बनी हुई, और इसमें लिखा है आप देख सकते हैं वर्ष, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है 2000, 52,000, 48,500, 1,33,500। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 2013 में यहाँ पर लिखा है 8,05,000, यहाँ पर लिखा है 10,74,000, और यहाँ पर 38,68,000। आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फिर आपको प्रश्न पूछ रखे हैं बच्चों, क्या है वर्ष 2000 एवं 2013 के लिए जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की गणना कीजिए। उसके बाद है ख वाला इन आंकड़ों का अध्याय में दिए गए आलेख 2 के समान एवं दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित कीजिए। इसी प्रकार ग वाला है बच्चों दंड आलेख से हम क्या निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। तो आप उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या उत्तर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2000 में प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पर लिखेंगे 22.22%, द्वितीय क्षेत्र के लिए लिखेंगे 20.73%, तृतीय क्षेत्र के लिए लिखेंगे 57.04%। ठीक है। इसके साथ ही लिखेंगे बच्चों 2013 में तो प्राथमिक क्षेत्र के लिए लिखेंगे 13.94%, द्वितीय क्षेत्र के लिए 18.70%, तृतीय क्षेत्र के लिए 67.36%। तो ये हो गया आपका क का उत्तर। उसके बाद ख के लिए आप इस प्रकार से एक दंड आलेख बनाएंगे बच्चों, जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है ठीक इसी प्रकार के एक चित्र बना लें आप। और इसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पर ग वाला है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि
जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी 10% बढ़ी है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र की संख्या लगभग आधी हो गई है। पिछले 13 वर्षों में द्वितीय क्षेत्र में लगभग 2% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रश्न के साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।